बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एज क्या है, इस पे कब से काम हो रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर रूट्स की बात की जाए कि इसकी रूट्स कहाँ पे जाके मिलती हैं, तो वो हमारा जो अपोलो मून प्रोजेक्ट था 1960s पे, कि जब अमेरिका ये चाह रहा था कि हमने अपना एक पर्सन जो है वो मून पे भेजना है, तो उस टाइम इस प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना वो जनरेट होना था। और उस टाइम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो इस डाटा को हैंडल कर सके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले क्या था, फाइल बेस्ड सिस्टम था। तो फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हैंडल नहीं कर सकता था। तो देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम दैट हैंडल दैट अमाउंट ऑफ डाटा। यहाँ पे हिस्ट्री की कुछ बातें हैं। NNA नॉर्थ अमेरिकन एविएशन दैट वाज प्राइम कॉन्ट्रैक्टर फॉर दिस मून लैंडिंग प्रोजेक्ट, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया GUAM जर्नलाइज्ड अपडेटेड एक्सेस मेथड, और इसके लिए उन्होंने जो मॉडल यूज़ किया दैट वाज हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, हायरार्किकल मॉडल से क्या मुराद है। लेकिन अभी आप लोग इस स्टेज पे सिर्फ इतना समझ लें कि हायरार्किकल मॉडल इज़ अ ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर, के ट्री की तरह का होता है जिसमें एक रूट होती है और उसके आगे बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें हायरार्किकल मॉडल को यूज़ करते हुए IBM ने भी बहुत सी कोलैबोरेशन की विद NAA एंड दे केम अप विद IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हायरार्किकल मॉडल जो है ना उसकी एक लिमिटेशन ये थी, अभी मतलब मॉडल की लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं, किस तरह से लिमिटेशंस होती हैं, इन चीज़ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम नेक्स्ट वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप लोग जस्ट हल्के से कंसेप्ट ज़हन में रखें कि हायरार्किकल मॉडल जो है इसमें उस टाइम ये लिमिटेशन थी कि जो रिलेशनशिप थे ना बिटवीन एंटिटीज़ वो 1 to many रिप्रेजेंट कर रहा था हायरार्किकल मॉडल। तो वहाँ पे फिर मैनी टू मैनी रिप्रेजेंटेशन इसमें शो नहीं हो रही थी। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट जो प्रपोज़ किया गया ना वो नेटवर्क मॉडल जो है ये प्रपोज़ किया गया। सो IDS के नाम से एक और डेटाबेस सिस्टम आया दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर, जो जनरल इलेक्ट्रिक ने डेवलप किया। और ये जो डेटाबेस सिस्टम था ना ये नेटवर्क मॉडल यूज़ कर रहा था। अब नेटवर्क मॉडल में क्या एडवांटेज था कि इसमें ये एडवांटेज था कि रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ जो है ना ये मैनी टू मैनी को भी शो कर रहा था। और ये जो काम है ना ये भी मिड 1960s में ये काम हुआ। देन कोडासिल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या नाम है कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डेटाबेस की रिसर्च के हवाले से बहुत सा काम जो है प्रेजेंट किया गया। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें और कैडासिल की बात ना करें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो कैडासिल वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। ओके, अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में एक कमेटी बनी जिस कमेटी का नाम था डेटाबेस टास्क ग्रुप। डेटाबेस टास्क ग्रुप का बेसिक टास्क या बेसिक फोकस आप ये कह सकते हैं कि ये था कि दे केम अप विद सम स्टैंडर्ड्स। उन्होंने ये प्रपोज करना था कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर किस तरह का होना चाहिए। सो दे केम अप विद 2 लेवल आर्किटेक्चर। तो उस 2 लेवल आर्किटेक्चर में उन्होंने 2 चीज़ों को डिफ़ाइन किया। फर्स्ट वन वाज स्कीमा एंड सेकंड इज़ सब स्कीमा। जो स्कीमा था इसका कंसर्न जो था इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ था कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का व्यू किस तरह का होगा, और सब स्कीमा जो था इसका जो कंसर्न था दैट वाज इंडिविजुअल यूज़र्स। ये अब क्या नाम है 2 लेवल आर्किटेक्चर 3 लेवल आर्किटेक्चर्स ये क्या होते हैं ये आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो फिर यहाँ पे आ जाएं तो इन्होंने डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज भी प्रपोज की इस ड्राफ्ट के अंदर, जिसमें स्कीमा DDL और सब स्कीमा DDL थी। स्कीमा DDL जो थी ये स्कीमा को डिफ़ाइन करने के लिए थी। फिर DML भी थी लैंग्वेज जो कि दैट वाज यूज्ड फॉर इंटरेक्शन। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ANSI ने इस प्रपोज़ल को फॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आप सब लोग इसके साथ फेमिलर होंगे।
ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्ड्स को प्रपोज करता है। अब ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि वाई दीज स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल कोड करूँ कि वेट और लेंथ का भी आपको पता है एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अगर हम कहते हैं कि 1 kg जो है वो कितने के इक्वल होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड बात है। अब अगर ये स्टैंडर्ड बात ना होती तो क्या होता कि जब क्रॉस कंट्रीज़ ट्रेड करती हैं ना, आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आप कोई चीज़ जो है वो केजी में दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड कुछ और है, किसी और कंट्री का स्टैंडर्ड कुछ और है। हम केजी में किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो केजी में किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी ये चीज़ जो है ये केजी में है और ये इतनी है, वो कहेंगे भाई ये केजी हमारा तो नहीं बन रहा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम मिसमैच हो रहे हैं। तो जब स्टैंडर्ड होगा तो जब जो हम बात करेंगे ना, तो सारे एक पॉइंट की बात करेंगे, एक पॉइंट पे ही खड़े होके बात करेंगे। वो केजी बेशक लेफ़्ट साइड से आप देखें या राइट साइड से देखें, वो सेम ही होगा, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री में खड़े होके फिर केजी की जो भी मर्ज़ी बात करें ना, वो आप एक स्टैंडर्ड की बात करें। दैट्स वाई स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा EF कोड in 1970s he was working in IBM research laboratory। EF जो हैं उन्होंने रिलेशनल डाटा मॉडल को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने इसे प्रपोज्ड किया। जब रिलेशनल मॉडल पे रिसर्च हो रही थी तो इसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें सामने आईं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL भी हमारा इस सब्जेक्ट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने अपनी लैब में कवर करना है, और उससे रिलेटेड बहुत सी थ्योरी भी है जो हम लोगों ने अपने इस सब्जेक्ट में कवर करनी है। दूसरा जो फ़ायदा था इस प्रोडक्ट का वो ये था कि बहुत सी कमर्शियल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई, जैसे कि DB2, SQL, DS, IBM, ओरेकल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशनल मॉडल था इसे बहुत सी प्रोडक्ट्स ने अडॉप्ट किया एज़ कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। इसे मार्केट में बहुत ज़्यादा फेम मिला। अच्छा, DBMS की जनरेशन्स की अगर बात की जाए तो मैंने पीछे भी बताया कि 1960s में इस एरिया में वर्क स्टार्ट हुआ। तो ये इतनी भी कोई पुरानी फील्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर साइंटिफिक फील्ड्स। तो अगर DBMS का हम जनरेशन्स का एक ओवरव्यू लें तो जो फर्स्ट जनरेशन थी ये बेसिकली हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल्स पे बेस करती थी। देन जो हमारी सेकंड जनरेशन आ रही है, DBMS की सेकंड जनरेशन आ रही है, वो रिलेशनल मॉडल बेस्ड थी। फिर DBMS की जो थर्ड जनरेशन हमारे पास आती है इसमें 2 मॉडल्स हैं और ये हमारी इस टाइम की लेटेस्ट जनरेशन जा रही है। इसमें ऑब्जेक्ट रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। रिलेशनल मॉडल जो है ना ये बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है इस पूरे सब्जेक्ट का, तो इससे भी हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में कवर करना है।